हाय, मैं हूं नजम अलवी अपने न्यूज़ ब्लॉग के साथ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब के हालात अमेरिका के साथ कुछ नासाज हो गए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि सऊदी अरब अपना तेल जो है वो महंगा करने को तैयार नहीं है और उसी मकदार में निकाल रहा है, जबकि अमेरिका ने और सदर ट्रम्प ने सऊदी अरब से कहा था कि आप अपना तेल जो है कम निकालें ताकि तेल की प्राइसेस जो है दोबारा स्टेबल हो जाए और दोबारा $80 पर बैरल पे पहुंच जाए, जो कि इस वक्त $20 या $25 पे है। थोड़ी सी बढ़ भी गई है, पहले तो 10 तक पहुंच गई थी। तो इस पर अब मसला चल रहा है उनका आपस में कि भाई तेल जो है कम निकाला जाए, लेकिन वो मसला प्रॉब्लम ये है कि रशिया नहीं मान रहा। अगर सऊदी अरब तेल कम निकालता है तो रशिया तो उसी मकदार में निकालेगा। तो तेल की जो कंपनियां हैं जहाँ से उसने सस्ता मिलता है वो कंपनियां वहाँ चली जाती हैं। मुख्तलिफ मुल्क जैसे पाकिस्तान तेल ख़रीदता है, दूसरे लोग दूसरे मुल्क ख़रीदते हैं। इनका एग्रीमेंट होता है 2-2 3-3 महीने का। वो एग्रीमेंट पूरा होगा, उसके बाद जहाँ से उन्हें सस्ता मिलेगा वहाँ से वो लेंगे। और 3 महीने तो हो गए हैं प्राइसेस गिरते हुए। तो इस डर की वजह से सऊदी अरब जो है वो तैयार नहीं है इस चीज़ को करने पे, और प्राइसेस गिरने की वजह से अमेरिका को अपने मुल्क से तेल निकालना महंगा पड़ रहा है। क्योंकि तेल निकालने की भी तो एक कॉस्ट होती है। वहाँ पे अगर 200-500 वर्कर या 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, पंपिंग हो रही है, तेल निकाला जा रहा है, तो उसका एक कीमत तो होती है। अब जब ये कि उस कीमत से भी सस्ता अगर तेल हो जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या तेल निकालने का। और तेल निकालने का मसला ये है कि वो जो पंप जो चल रहे होते हैं और ज़मीन से तेल निकाला जा रहा होता है, अगर एक बार उन पंप को रोक दिया जाए और तेल ना निकाला जाए तो कुछ अरसे बाद वो पंप जो है उसमें तेल निकलना बंद हो जाता है, तेल और नीचे बैठ जाता है जाके। और वो कंटिन्यू अगर निकालते रहें तो चलता रहता है। अदरवाइज जो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है अगर 6 महीने के लिए अगर पंप बंद कर दिया जाए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमेशा आप कहीं अमेरिका में मुख्तलिफ स्ट्रीट हैं वहाँ से, यानी 5 एवेन्यू कहीं से आप गुजरे तो वहाँ पे एक पंप आपको चलता हुआ नज़र आ रहा होता है। फिल्मों में भी देखा होगा, जो कि तेल पंप कर रहा होता है। तो होता उसमें यह है कि वो मुस्तकिल चलता रहता है और अगर यानी वो रुकावट नहीं आती उसमें। अगर कोई ख़राबी भी आ जाए तो उसका एक बैकअप मौजूद होता है और वो तेल मुस्तकिल वहाँ से पंप होता रहता है और निकलता रहता है। और अब मसला ये है कि दुनिया में सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं सोलर एनर्जी पे, विंड पे, इन चीज़ों पे शिफ्ट हो रही हैं। तो उसकी वजह से तेल की डिमांड जो है कम होती जा रही है, और तेल की डिमांड कम होने की वजह से तेल जो है ज़्यादा बिक नहीं रहा। अब ज़्यादा नहीं बिक रहा तो उसको सस्ता करना पड़ रहा है। ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि सोलर एनर्जी जो है वो भी हासिल करने के लिए कॉस्ट होती है। कि जैसे अगर सोलर एनर्जी के प्लांट पाकिस्तान में लगाए जाएँ, 6 लाख रुपए का अगर प्लांट आप लगाते हैं तो आपके घर में 2 एसी और बाकी सारे घर की लाइट जलती है, साथ में 2 एयर कंडीशन चलते हैं या फ्रिज भी चलता है साथ में। 6-7 लाख में अगर खर्च करें। इसी तरह इंडिया में 3 लाख और बांग्लादेश में 4 लाख में ये प्लांट लगता है, इतना बड़ा। वरना अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ लाइट ही इस्तेमाल करनी है, पंखे चलाने हैं, तो वो 1 लाख रुपए का लगता है। और इंडिया में 50,000 रुपये का, बांग्लादेश में 75,000 का, और श्रीलंका में भी सस्ता ही लगता है। वो ज़्यादा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो बैटरियाँ लगती हैं, एक बैटरी 25,000 रुपये की आती है पाकिस्तान में, इंडिया में 10,000 की आती होगी और बांग्लादेश में 15,000 की। तो अगर आप बड़ा प्लांट लगाते हैं जैसे 5 kV का, 5 kV का जो प्लांट है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए में लगता है, जिसमें एयर कंडीशन वगैरह सब कुछ चलते हैं। तो 5 kV के प्लांट में आपको 25-25 वाट की 4 बैटरियाँ या 3 बैटरियाँ आपको चाहिए होती हैं, अगर आपको रात में भी चाहिए बैकअप के लिए। वरना इन्वर्टर जो हैं वो आजकल ऐसे भी आने लगे हैं जो कि बग़ैर बैटरी के चलते हैं, यानी दिन में सारी इलेक्ट्रिसिटी आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें सोलर एनर्जी से, और फिर शाम 6 बजे जैसे ही अब्रालूद होता है, बादल आते हैं, बारिश हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक जो बिजली बंदा बंद हो जाती है, आपकी चीज़ें रुक जाती हैं, फिर आप वापडा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या आपके अपने मुल्क के जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कम कॉरपोरेशन है उनकी बिजली फिर इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन उसमें भी आपका बिल जो है 50% से ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये है। अब खैर हम बात कर रहे थे सऊदी अरब की और अमेरिका के ताल्लुक़ात की। अब ताल्लुक़ात कशीदा इस वजह से ही हैं कि वो अपने तेल की प्राइस जो है बढ़ा नहीं रहे। एक वक्त तक कम करना और अब बढ़ाने की बात हो रही है। तो उसकी वजह ये है बढ़ाने की कि अमेरिका अब ख़ुद तेल निकालने लगा है।
अब उसको तेल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके मुल्क में शैन गैस एक पत्थर चट्टानों के अंदर से निकलता है और उस पत्थर के अंदर गैस मौजूद होती है। अब कई किस्म की गैस निकलने लगी हैं, जैसे कोल अगर निकल रहा है आपके यहाँ, तो उससे भी डीजल बनता है, खाद बनती है, गैसेस बनती हैं। यानी कोल को जब प्रोसेस में लिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, उससे भी ऑयल बनता है, तेल बनता है कोल से, और फिर गैसेस बनती हैं। तो इसी तरह एक यानी सब्स्टिट्यूट इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ें आ गई हैं दुनिया में कि तेल की ज़रूरत जो है अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, और हो सकता है फ्यूचर में ख़त्म हो जाए। इन केस अगर क्या कहते हैं, जैसा कि सुन रहे हैं कि मार्केट में ऐसी बैटरी आने वाली है गाड़ी की, जो कि जैसे आप पेट्रोल डलवाते हैं आपको 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट आप इलेक्ट्रिसिटी का प्लग लगाएं तो आपकी गाड़ी जो है 10 मिनट में जो है पूरी जो है चार्ज हो जाएगी गाड़ी। और एक दफ़ा चार्ज होगी तो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चला करेगी। तो अगर इस तरह की, वैसे अभी तो 6 घंटे लगते हैं गाड़ी को चार्ज होने में अगर उसकी बैटरी पूरी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये कि वो बैटरी 300 किलोमीटर चलती है गाड़ी एक बार चार्ज करने में, 6 घंटे में चार्ज होती है गाड़ी की बैटरी, और 300 किलोमीटर चलती है। तो अगर किसी शहर में आप रह रहे हैं तो 300 किलोमीटर से चला नहीं पाते, लेकिन एक शहर से अगर आप दूसरे शहर जाते हैं तो 300 या 200 250 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी जो है बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए अगर आपको चार्ज करना पड़ता है तो आपको 6 घंटे दरकार है, 6 घंटे तक चार्ज करना पड़ता है। उसकी किट गाड़ी में मौजूद होती है, आप किसी प्लग और अनप्लग कर सकते हैं। लेकिन यह कि 300 किलोमीटर के बाद आप किसी मोटल में ठहर जाए जाके, अमेरिका में तो 200-300 या 100 किलोमीटर बाद भी मोटल होते हैं। 300 किलोमीटर बाद 300 किलोमीटर जो है आपकी गाड़ी जो है तकरीबन 4 घंटे या क्या कहते हैं 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय कर लेती है। उसके बाद आप मोटल में ठहर जाएं या किसी होटल में खाना खाने बैठ जाएं, और उसके बाद फिर निकल के आप गाड़ी चलाना शुरू कर दो, इतनी देर आप चार्ज करते रहें गाड़ी, तब तो ये बात है। लेकिन ये कि बहुत कम है, 300 नहीं, कम अज़ कम 500-600 अगर चले तो उसके बाद वो कारआमद होती है। लेकिन अगर ऐसी बैटरी आ जाए जो कि प्लग लगाती 10 मिनट में चार्ज हो जाए, तो फिर तो गाड़ी में ऑयल की ज़रूरत ही नहीं, तेल का मसला हल हो जाता है। क्योंकि 10 मिनट में तो चार्ज अगर एक दफ़ा करके 100 किलोमीटर भी चले तो हर आदमी जो है चार्ज कर लेगा। जैसे पेट्रोल डलवाता है, पेट्रोल 1 लीटर डलवा के भी लोग चल पड़ते हैं, 10 लीटर भी डिफरेंट है। तो इस तरह होता है। अब ये सारी चीज़ें, एक दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाए एनर्जी में, तो फिर आदमी तेल क्यों ख़रीदेगा। मोटरसाइकिलें इलेक्ट्रिक की आ गई हैं, रिक्शा इलेक्ट्रिक के आ गए हैं, बसें इलेक्ट्रिक की आ गई हैं, हर चीज़ ऑलरेडी आ गई है, चल रही है। बस ये है कि उसमें सिर्फ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो ये हो रही है कि चार्जिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 6 घंटे का, 4 घंटे का या 3 घंटे का। लेकिन अब जैसे टेस्ला कार है, उसको कहते हैं अगर आप आधा घंटा चार्ज करें तो 200 किलोमीटर चल जाती है आधे घंटे चार्ज करने में। और टेस्ला कंपनी एक अमेरिकन बहुत बड़ी कंपनी है, और उनकी जो अपनी बैटरी टेस्ला मेड जो बैटरीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, यानी ड्राई बैटरी है वो। तो इस वजह से, और फिर बैटरी की कॉस्ट बहुत है, बैटरी की कॉस्ट कम हो जाए, एनर्जी पैनल जो है वो और अच्छे आ जाएं। अब जैसे पहले आया था 50 वाट का सबसे पहले, फिर उसके बाद 100 का आया, फिर 150 का आया, फिर 190 वाट का आया। अब तकरीबन 380 वाट का पैनल आ गया है, सबसे बड़ा जो मार्केट में अवेलेबल है। वन पैनल 380 वाट का है। अगर आप 4 लगा लें तो आपको जो है तकरीबन जो है 1000 वाट के पैनल लग सकते हैं, 1000 वाट के, और उससे जो आप बैटरी चार्ज करें आगे चलाएं। तो ये 4 लगा लें, इसी तरह 8 लगा लें तो 2000 वाट। अब 2000 वाट का मतलब है कि आपका तकरीबन ये कि आपका एक एयर कंडीशन जो है वो 1000 वाट पे चलता है। जितनी देर वो स्टार्ट होकर चल रहा होता है, कूलिंग दे रहा होता है, वो उतनी देर तक चलता है। फिर कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक वो ट्रिप कर जाता है, थर्मास्टेट लगा होता है, वो टेम्परेचर रूम का जो है वो डेवलप कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है, सॉरी। तो उसकी, तो इस तरह ये सारा सिस्टम चलता है। फिर एसी जब वो ट्रिप करता है तो उसके बाद आपकी रोशनी तेज़ हो जाती है। आपने देखा होगा घर में भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये है। तो अभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब और इन मुल्कों का जो तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं, उनका ये इस तरह सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी एडवाइज़र तो होते हैं कि आप तेल इतना सस्ता कर देंगे सोलर एनर्जी महंगी हो जाए। अब इस वक्त जो रेट है तेल के, उस हिसाब से सोलर एनर्जी
प्लांट जितने में लगता है वो महंगा पड़ रहा है। उसकी वजह ये कि आप तो प्लांट लगा लेते हैं लेकिन सारी उम्र आपको सस्ती तो नहीं मिलती, यानी फ्री नहीं मिलती वो प्लांट लगाना। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर पूरे घर की बिजली चाहिए तो आपको तकरीबन 6 लाख रुपए का प्लांट लगता है, जो कि पूरे घर की दे रहा होता है। आप कुछ भी चलाएं, एयर कंडीशन कुछ भी, रात दिन चलाएं, पूरा बैकअप देता है उसे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर अबरालूद हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो बिजली बनना बंद हो जाती है। उसके बाद आप के पास जो बैकअप बैटरी होती है वो बैटरी चला रही होती है, उसको आपको फूक फूक के इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे एयर कंडीशन बंद कर दें तो वो बैटरी जो है आपकी तकरीबन रात में 8 घंटे चलेगी, और इंसान फिर 8 घंटे बाद फिर सो ही जाता है, तो फिर उसने सुबह ही उठना होता है। तो ये सारा सिस्टम है। तो ये चाह रहे हैं कि भाई इतना सस्ता तेल हो जाए कि लोग सोलर की तरफ भी ना जाएं। अब गाड़ी, टेस्ला गाड़ी जो है वो तकरीबन क्या कहते हैं $1 लाख की है। अब $1 लाख की, जबकि दूसरी गाड़ियाँ जो $20,000 में मिल जाती हैं। मर्सिडीज़ दूसरी अगर टेस्ला लें जो कि मर्सिडीज़ जैसी है साइज़ में, वो $1 लाख की है। दूसरी गाड़ियाँ जो है वो 20,000 25,000 की मर्सिडीज़ मिल जाती हैं, तेल और वो डीजल वाली। तो लोगों को ज़ाहिर बात है बहुत ही कॉस्टली पड़ती है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि वही लें, ये नहीं लेते। तो इस वजह से अब तेल अगर सस्ता और हो जाएगा तो लोग ये वाली गाड़ियाँ क्यों लेंगे। ये गाड़ी वाली लो। इस गाड़ी में भी एक गारंटी होती है कि बैटरी जो है वो तकरीबन 50,000 से 60,000 किलोमीटर चलने के बाद, यानी बैटरी की गारंटी होती है 50-60 किलोमीटर, 50-60 हज़ार किलोमीटर। उसके बाद फिर आपको बैटरी को चेंज करने का ख्याल आने लगता है। तो जब बैटरी चेंज करो तो उसकी बैटरी की प्राइस जो है वो तकरीबन 5 से 10,000 डॉलर की वो बैटरी है खाली गाड़ी की। तो ये है, तो ख़र्चा तो हर साल होता है। अगर ये सोचते हैं कि आप तेल नहीं ले रहे हैं और बैटरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि भाई बैटरी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें सस्ती पड़ रही है, तो वो उधर बराबर हो जाता है जब आपकी बैटरी दोबारा बदलने का वक्त आता है। क्योंकि टेस्ला गाड़ी में ख़ास बात है, ना रेडिएटर होता है, ना उसमें ऑयल पड़ता है, ना उसमें इंजन होता है, ना कोई ऐसी कोई चीज़ होती है पानी वानी डालने की गर्म हो गई है, वो कोई चक्कर नहीं होता। तो इस वजह से मेंटेनेंस का कोई ख़र्चा ही नहीं होता उसमें। यानी कोई चीज़, गैस ये वो कुछ, किसी चीज़ की गैस किट ये वो फ़िल्टर वगैरह कुछ नहीं होता उसमें, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक चीज़ है कि बैटरी का ख्याल रखना पड़ता है, बाकी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, कुछ नहीं बदलती जब तक कहीं आप ठोक ना दें। तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इतना सस्ता कर दें कि आपके, अब उसमें उस सस्ता करने की वजह से अमेरिका में जो टेस्ला और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो पूरी दुनिया बना रही है वो भी परेशान हो गए हैं। उनकी भी तो परेशानी है। अगर तेल सस्ता हो जाएगा तो लोग तेल की गाड़ियाँ लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं इस वक्त महंगी हैं। लेकिन लोग ज़्यादातर आजकल के दौर में प्रेफर कर रहे हैं कि हाइब्रिड गाड़ी लें, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से भी चले, तेल से भी चले, दोनों पे चले। वो गाड़ी ज़्यादा कामयाब है। वो गाड़ी इस वजह से कामयाब है कि भाई आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर उसकी ख़त्म हो गई तो आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब आप गाड़ी को पेट्रोल से चला रहे होते हैं तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है, और जब आप 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से नीचे जैसी आपकी स्पीड आती है तो बैटरी ऑटोमेटिक जो है पेट्रोल रुक जाता है और बैटरी यूज़ होना शुरू हो जाती है। उसमें ये सिस्टम होता है कि ये कम स्पीड पे बैटरी, यानी गलियों वालियों में आप चलाएं, सिग्नल पे रोकें तो बैटरी पे होती है गाड़ी हमेशा। तो उसमें काफ़ी बचत है, वो गाड़ी ज़्यादा कामयाब है टोयोटा वालों की जो है, पेशियो है कौन सी है, खैर। तो ये सारी वजह है, ये जंग जो चल रही है, प्रॉब्लम वो ये चल रही है। सऊदी अरब की गलती है कि उन्होंने सारा दारोमदार अपना आज तक ऑयल पे रखा है। वो सोच रहे हैं ऑयल तो ख़त्म नहीं होगा, वाकई ख़त्म नहीं होगा। ऑयल ख़त्म नहीं होगा, ऑयल बचने का टाइम आ गया अब, क्योंकि हम निकालना कम कर देंगे तो बचेगा ही और ज़रूरत कम हो जाएगी। तो ये है, अब हज़ारों कोरोना वायरस की वजह से सारे जहाज़ ग्राउंड हुए हुए हैं। पता नहीं कितने 10-20 हज़ार 50,000 एयरलाइनें जो है अपने जहाज़ जो ग्राउंड किए हुए हैं कि उनको जहाज़ पार करने की जगह नहीं मिल रही। बाज़ जगह तो अमेरिका में रोडों पे पार कर दिए उन्होंने उठा के, यानी एयरपोर्ट के साथ जो कोई ऐसा रोड है जहाँ पे तक प्लेन जा सकता है उन्होंने, क्योंकि पार्किंग की भी एक प्राइस होती है, फिर उसकी सिक्योरिटी होती है, फिर सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, तो बड़ा ख़र्चा होता है। लेकिन जब प्लेन उड़ेगा नहीं तो क्या होगा। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आई हुई है। तो सऊदी अरब की बात हो रही थी कि उन्होंने अपने मुल्क में टूरिज़्म
क्या कहते हैं, टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए अपने मुल्क में उन्होंने बिल्डिंगें और चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं, कानून भी चेंज कर दिए हैं, पर्दे का सिस्टम ख़त्म हो गया है, औरतें गाड़ियाँ चलाने लगी हैं, औरतों को लाइसेंस मिलने लगा है, आपको नकाब डालने की ज़रूरत नहीं है, बुर्का अबाया पहनने की भी आइंदा शायद ज़रूरत ना पड़े। और उन्होंने एक ऐसा शहर बना रहे हैं नया, जहाँ पे उन्होंने टूरिस्ट के लिए बहुत आसानियाँ रखी हैं, दुनिया की हर चीज़ वहाँ पे बिल्कुल डिजिटल सिटी बना रहे हैं वो, जहाँ का कानून जो है वो यूरोप जैसा होगा। यानी यूरोप के जो बीचेस पे जो है, यानी आपको जो है वो स्विमिंग वगैरह करने की इजाज़त होती है, शराब बिक रही है, डांस हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो वो उसकी इजाज़त होगी। उन्होंने एक अलग सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा प्लान था, लेकिन बात ये है कि आपने तेल पे, वो समझ रहे थे कि बस तेल चलता रहेगा। ठीक है, कुछ अरसे और चलेगा, लेकिन तेल की कहानी 30 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। 30 साल बाद हमें तेल की ज़रूरत नहीं है, और सऊदी अरब में तेल की तो ज़रूरत ही दुनिया को नहीं होगी। इसलिए कि यूरोप वगैरह तो सऊदी अरब से मजबूरन नहीं ले रहे हैं। अगर फ्यूचर में लेना भी पड़ा ना तेल, तो वो इन मुल्कों से नहीं लेंगे, वो लेंगे रशिया से, अज़रबैजान से, उन मुल्कों से लेंगे। सऊदी अरब को इन्होंने प्लान कर लिया है कि अब बड़े खुश हो गए, बड़े अय्याशियाँ और मज़े कर लिए, बड़े सुरूर महल में सुरूर हासिल कर लिया, अब दोबारा जो है डाउनफॉल शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी ये है कि सऊदी अरब को अल्लाह की एक रहमत ये है कि वहाँ खाने काबा है, और पता नहीं कितने मिलियन बिलियन लोग जो है हर साल हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तो उसके पैसों से वो मुल्क चल जाएगा काफ़ी। लेकिन बात यह है कि इन लोगों के जो अल्ले तल्ले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, थोड़ा सा रिज़र्व हो जाएंगे, और फिर ये सोचना शुरू करेंगे कि हमने टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ली। फिर आपको ये नहीं नज़र आएगा कि फरारी 20-20 फरारियाँ अपनी पार्क की हुई हैं, खड़ी हुई हैं, और हर आदमी फरारियों पे दौड़ रहा है, या लैम्बोर्गिनी या रोज़ रॉयस, ये नहीं नज़र आया करेंगी। इसका टाइम ख़त्म हो रहा है। लेकिन इन्होंने अपने मुल्क में लगाने की कोशिश नहीं की, टेक्नोलॉजी लेने की ज़रूरत ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। जैसे कि मुसलमान कोई भी कंट्री ले लें, कौन सा मुल्क है ऐसा मुसलमान जो गाड़ी बनाता है? मलेशिया बनाता है, लेकिन उस गाड़ी की को वो वैल्यू हासिल नहीं है जो यूरोप में गाड़ियों की है। मलेशिया ने तो अब बनाना शुरू की है, पाकिस्तान में असेंबल्ड होती है। पाकिस्तान में जब तक वो खर्चा पानी दे रहे हैं, जैसे सुजुकी कंपनी है, दुनिया की सड़ी हुई गाड़ी जितने की सुजुकी मिलती है, उतने की बाहर मुल्कों में सेकेंड हैंड मर्सिडीज़ मिल जाती है। अभी मैं उस दिन देख रहा था, मैं यूरोप में रहता हूँ, उस दिन मैं देख रहा था, अगर पाउंड में ले लें, 200 पाउंड की सुजुकी ऑल्टो मिल रही थी, अच्छी हालत में है, चलती हुई हालत में 200 पाउंड की मिल रही थी। तो यहाँ तो पुरानी गाड़ी की वैल्यू नहीं है। फिर यहाँ आप देखें कि दुनिया की बेस्ट गाड़ियाँ सस्ती से सस्ती आदमी की रेंज में है। हमारे यहाँ वो सुजुकी आल्टो लाख रुपए की बनती है, और उसके ऊपर जो है 5 लाख रुपए गवर्नमेंट ड्यूटी। अच्छा, मेरी एक बात ये समझ में नहीं है कि जो गाड़ी आप अपने मुल्क में बना रहे हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी क्यों लगती है? कस्टम ड्यूटी तो उस पर लगती है जो आदमी बाहर से कोई चीज़ ला रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ मज़े की बात है कि आवाम जो है वो फ़कीर से फ़कीर हो जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आवाम को कोई फैसिलिटीज़ दे दें। सड़ी हुई गाड़ी बनती है और लोगों को वही गाड़ी दी जाती है, और उसी पे लोग गुजारा करते हैं। कोई परवाह नहीं है कि आवाम को कोई फ़ायदा मिले। पानी मिले तो उस पर भी उन्हें एतराज़ है कि वो कहते हैं आवाम को फ़कीर रखो, ताकि वो बिलबिलाते रहें और उनका ध्यान उस तरफ ना जाए कि भाई मुल्क को ठीक करो या शोर ना मचाए, और वो उनका काम सिर्फ पानी ढूंढने में रहे और अपने ज़रिए माश, जैसे कि आज कोरोना वायरस की वजह से बेचारे मज़दूर जो है बैठे हुए घर पे, और क्या कहते हैं, और कोई सब्स्टिट्यूट उनके पास नहीं है कि बाहर जाके कोई मज़दूरी करें। और मज़दूरी कोई आदमी घर में किसी गैर को आने ही नहीं दे रहा आजकल, कि भाई कोई वायरस ना लग जाए। जब तक इसका इलाज नहीं निकलता तब तक नहीं। और आप देख लीजिएगा, इसका इलाज निकलेगा उसमें भी ये लोग लूटेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। पहले तो पैसे वसूल करेंगे कि 10-10 20-20 हज़ार का इंजेक्शन लगाएंगे। देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, हमारे मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी जाती है, 3rd नंबर पे है या 1st नंबर पे है। गरीब ख़त्म नहीं हो रहे। मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाता हूँ, इंग्लैंड का एक शहर है ग्लासगो, वहाँ हर दुकान पे, हर कैरियर पे, हर रेस्टोरेंट पे कॉइन बॉक्स गल्ले रखे हुए हैं, उनमें पैसे लोग डालते रहते हैं, पता नहीं कितने सालों से पौंड पौंड डालते हैं लोग। चैरिटी शॉपें खुली हैं, क्या क्या है, लेकिन हालात चेंज नहीं हो रहे।
क्यों नहीं हो रहे? हमारे जो मज़ार हैं, पता नहीं कितने अरब रुपए जो है महीने के या साल के जमा होते हैं मज़ारों के। कभी किसी को मिले नहीं मिले। तो फिर मज़ारों पे मैंने ख़ुद सुना है कि वहाँ के इलाके जो बैरोक्रेट हैं उनको बाकायदा मज़ार के पैसों से हिस्सा जाता है, सबको जाता है, और औने पौने जो है वो महकमा औक़ाफ़ को दे दिए जाते हैं। बल्कि महकमा औक़ाफ़ जो है वहीं करप्शन है। वो ज़्यादा अच्छा सिस्टम था कि भाई जिनका मज़ार है उन्हीं की औलादें चंदा जमा कर रही हैं और लोगों को बांट रही हैं। लेकिन जब से महकमा औक़ाफ़ बना है, सारे मज़ार उन्होंने हाथ में ले लिए, सारी कमाई अपने पास रख लेते हैं, और कितनी जाती है ये आप ख़ुद जानते हैं। ग़ुरबत तो ख़त्म नहीं हो रही। मज़ार पे सिर्फ उन लोगों का फ़ायदा है कि वहाँ पे लंगर वगैरह होता है और उसमें लोगों को, गरीबों को खाना मिल जाता है, और हज़ारों गरीब जो है जिनको कमाने की प्रॉब्लम है, और आजकल के जो हालात हैं उस हिसाब से जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसमें गरीब लोग जाते हैं मज़ारों पे खाना खाते हैं। इसी तरह इंडिया में मज़ार हैं। यानी ये एक ख़ास हमारा कल्चर है जिसमें मज़ार सिस्टम है। ठीक है ना? हमने मांगना तो अल्लाह से होना है, लेकिन जाना मज़ार पे होना है। भाई क्या मज़ार में अल्लाह है? अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, आप कहीं भी मांग सकते हैं। मज़ार में जो साहब सो रहे हैं वो बेचारे भी सोचते होंगे यार क्या मज़ाक बनाया हुआ है, मैं तो ख़ुद अपनी बख्शिश के लिए लेटा हुआ हूँ, मुझसे लोग मांगने आ जाते हैं। लेकिन खैर वहाँ भी दुआ मांगते हैं तो अल्लाह सुन ही रहा होता है। अल्लाह मदद करता है लोगों की, अपने बंदों की। और एक और बात है, कोई दोज़ख वोज़ख में नहीं जाएगा, सब जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उसके अमाल जो गुनाह किए ना वो दुनिया में ही सज़ा मिल जाएगी, और यहाँ से बिल्कुल क्लियर होके ही आदमी ऊपर जाता है। मेरा ये कहना है। ठीक है, मेरी एक लॉजिक है। मैं ये सोचता हूँ कि भाई जो आपको परेशानियाँ, बीमारियाँ सब कुछ मिलती हैं, बस वही आपका होता है। बाकी आजकल तो एक नई चीज़ मैं सुन रहा हूँ, जन्नत में भी लोग आला मुकाम मिले। क्या मतलब? इंसान बराबर नहीं है कि वो एक जगह दुआ हो रही थी, अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मुकाम दे। मसलन क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने क्या वहाँ पे भी कैटेगरी बनाई हुई है? कोई नहीं, जन्नत एक ही है, और अल्लाह की नज़र में हर बंदा उसका एक ही है। एक ही तराजू में तौला जाएगा, एक ही तरह हिसाब किताब होगा सबका। चाहे आप दुनिया में नमाज़ें पढ़ी हो, लेकिन असल चीज़ है, नमाज तो हर आदमी पढ़ता है, अल्लाह ताला को दुनिया का हर आदमी मानता है, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, लेकिन किसी न किसी गॉड को पूछता है और वो कांटेक्ट ऊपर ही होता है। यानी हर आदमी से आप पूछ रहे हैं भाई किधर है, तो वो ऊपर ही इशारा करता है। ठीक है ना?